आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। गुड इवनिंग, मेरा नाम है नितिन ठाकुर। 4 जनवरी की शाम ढल चुकी है। हाजिर हैं रोज की तरह इवनिंग न्यूज एंड एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर लेकर। बात करेंगे अगले आधे घंटे में। किसानों और सरकार की बातचीत हुई, 8वें दौर की मुलाकात थी। मुलाकात में क्या हुआ बताएंगे। फिर बात रिलायंस की, क्यों ये कंपनी किसान आंदोलन की वजह से परेशानी में है और इतनी परेशान हुई कि कोर्ट की शरण में पहुंच गई, वजह जानेंगे। मध्य प्रदेश में पत्थरबाजी करने वालों पर एक कानून आ रहा है, वो क्यों विवादों में है। और आखिर में ताजा बीजेपी में शामिल हुए बंगाल के धाकड़ नेता शुभेंदु अधिकारी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है हमारे पास। चुनिंदा हिस्से सुनवाऊंगा उनके, बहुत दिलचस्प हैं। लेकिन पहले खुशबू से हेडलाइंस सुनते हैं। किसान संगठनों और सरकार के मंत्रियों के बीच चल रही मीटिंग आज फिर बेनतीजा खत्म हुई। दोनों पक्षों के बीच 8वें दौर की मीटिंग थी। बैठक में किसान सिर्फ कानून वापसी की मांग पर ही अड़े रहे और अब दोनों पक्षों के बीच अगले दौर की बातचीत 8 जनवरी को होगी। कोलकाता में बीजेपी के रोड शो के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय की गाड़ी पर जूता फेंका गया है। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर जूता फेंकने का आरोप लगाया है। वहीं टीएमसी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी समर्थक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गाली दे रहे थे। बेनामी संपत्ति केस में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से आयकर विभाग के अधिकारी ने आज पूछताछ की। इस मामले में आयकर विभाग ने रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस भेजा था, लेकिन वह आयकर दफ्तर नहीं पहुंचे। इसके बाद अफसर सीधे वाड्रा के घर पहुंच गए और उनका बयान दर्ज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी की भी आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में भी बीते साल सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा के इन मामलों में कुल 4,751 आरोपियों के खिलाफ यूपी पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर के शमशान में हुए हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे से लोग गुस्से में हैं। लोगों ने हाईवे जाम करके हंगामा किया और न्याय की मांग की। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को अमेरिका प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा। ब्रिटेन की एक अदालत ने आज ये फैसला सुनाया। अमेरिका के गोपनीय दस्तावेजों और कूटनीतिक संदेशों को सार्वजनिक करने के आरोप में अमेरिका असांजे के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था, जिसके खिलाफ सुनवाई चल रही थी। और चीन के सबसे अमीर लोगों में शामिल जैक मा के बारे में संदेह जताया जा रहा है कि वो गायब हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने चीन की सरकारी एजेंसियों के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए थे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जैक मा करीब 2 महीने से किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं देखे गए हैं। आज किसान नेताओं और सरकार के बीच 8वीं बार बैठक हुई। दोनों बड़ी उम्मीदों से विज्ञान भवन पहुंचे थे दिल्ली के, लेकिन शाम होते होते नतीजा वही निकला जो हर बार अब तक निकलता आया है। मतलब बात नहीं बनी, लेकिन बन जाए इसके लिए फिर बैठेंगे। अगली मुलाकात अब 8 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगी। किसान संगठन पहले ही कह चुके थे कि आज की बातचीत में अगर कोई रिजल्ट नहीं आया तो दिल्ली की सीमा पर आंदोलन जारी रहेगा। 6 से 20 जनवरी के बीच देश भर में धरना प्रदर्शन होंगे। 13 जनवरी को लोहड़ी है और किसान कृषि कानूनों की कॉपी जलाएंगे उस दिन। फिर 23 जनवरी को आज़ाद हिंद किसान दिवस मनाया जाएगा और 26 जनवरी को देश में एक तरफ गणतंत्र दिवस मनेगा तो दूसरी तरफ किसान राजपथ पर पहुंचेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, ऐसा किसानों ने कहा है। मगर फिलहाल आज की बैठक की बात करते हैं। क्या हुआ वहां ये जानते हैं। हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर मुनीश पांडे से। देखिए, आज फिर से किसानों और किसान नेता जो हैं और सरकार के बीच में मीटिंग का दौर शुरू हुआ और मीटिंग में लगभग 40 किसान नेता थे और वो इसी मांग के साथ पहुंचे थे कि जो तीनों कृषि कानून है उनको सरकार को वापस लेना चाहिए और जो एमएसपी है उसकी लीगल गारंटी, कानूनी रूप से उसको गारंटी मिलना चाहिए।
लेकिन एक लंबे बातचीत के बाद भी आज की जो वार्ता थी किसानों और सरकार के बीच में, ये पूरी तरह से विफल रही। कोई नतीजा इसमें निकला नहीं और अगली मुलाकात किसान नेताओं और सरकार के बीच में 8 तारीख को होनी है। देखिए, इसमें ये बात समझना पड़ेगा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई एक रास्ता निकालना पड़ेगा और यहाँ पर जो बातें समझ में आ रही हैं, अभी तक जितनी भी बातचीत हुई है, उसमें ये है कि कोई भी ना एक कदम आगे जाने को तैयार है, ना एक कदम पीछे हटने को तैयार है। और जब तक ये होगा नहीं, तब तक कोई बीच का रास्ता निकलेगा नहीं। सरकार अपनी तरफ से ये बात जरूर मीटिंग में कही कि अगर आप चाहते हैं कि इस कानून में कोई संशोधन लेके आया जाए, तो वो हम लाने के लिए तैयार है। लेकिन किसानों का कहना है कि वो किसी भी तरह से कोई भी इन तीनों कृषि कानून को लेकर कोई भी संशोधन नहीं चाहते हैं। तो इसमें किसान अड़ गए हैं अपनी बात पे कि अगर सरकार चाहती है कि हम अपना प्रदर्शन खत्म करें, तो इसमें सरकार के पास में एक ही विकल्प है कि वो तीनों कृषि कानून को वापस ले और इसके अलावा एमएसपी की लीगल गारंटी ले। जब तक ये दोनों बातों पर सरकार मानेगी नहीं, वो बीच का कोई भी रास्ता मानने को तैयार नहीं होंगे। यानी कि सरकार के पास में रास्ते बहुत कम रह गए हैं यहाँ पर। जहां तक इसका आगे चल के क्या होने वाला है, उसको अगर मद्देनजर देखा जाए, तो 6 तारीख से किसानों ने कहा है कि वो अपना जो भी प्रदर्शन है उसको और तेज करेंगे, और गति से करेंगे, और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ करेंगे। जिसका मतलब ये होता है कि 6 तारीख को वो ट्रैक्टर ट्रॉली की रैली निकाल रहे हैं देश में। उसके अलावा कई टोल है, जैसे कि शाहजहांपुर टोल है, वहां से जो किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू करेंगे। तो ऐसे में जब जहां पर पहले ही दिल्ली में टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और उसके अलावा गाजियाबाद बॉर्डर, इन तीनों जगहों को अगर मिला दिया जाए तो लाखों से ज्यादा की संख्या में किसान पहले ही दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं। और अगर किसान वहां से कूच करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से या फिर राजस्थान के इलाकों से या हरियाणा के दूसरे इलाकों से, अगर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा। और सबसे ज्यादा मुश्किल तब होगी क्योंकि किसानों ने ये कह दिया कि वो 6 तारीख के बाद से लगातार अपनी जो प्रदर्शन है उसको और ज्यादा उग्र रूप में लेकर आएंगे। और अगर वो उग्र रूप लेते हैं तो 6 तारीख को उनका पहले से प्लान है। उसके अलावा 10 तारीख, 13 तारीख को सरकार को यह भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी बातों को नहीं माना जाएगा तो जो 26 जनवरी की परेड होती है उसमें वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर परेड करेंगे। और अगर कहीं ऐसा होता है तो ये सरकार के लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें न सिर्फ शर्मिंदगी है बल्कि कई ऐसे लोगों की नजर है, कई देशों की नजर है इसमें, जो कि प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए सरकार की कुल मिलाकर जो अभी तक की बातचीत रही है वो तो खैर 2 चीजों को लेकर बेनतीजा रही है, कृषि कानून और एमएसपी को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार यह भी चाह रही है कि कोई एक रास्ता निकले और जल्दी से प्रदर्शन खत्म हो, शांतिपूर्वक खत्म हो। क्योंकि अगर प्रदर्शन ज्यादा दिन चलता है और शांतिपूर्वक तरीके से अगर नहीं चलता है या इसमें कोई भी गड़बड़ होती है तो सरकार के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदगी की बात होगी। कृषि कानूनों के विरोध के साथ साथ एक परसेप्शन वॉर भी चल रहा है और इसकी कीमत रिलायंस चुका रहा है। विरोध के बीच पंजाब और हरियाणा से एक खबर लगातार आती रही कि प्रदर्शनकारी किसानों ने रिलायंस जियो के टावर्स को नुकसान पहुंचाया, वहां तोड़फोड़ की। अब इस मामले को लेकर जो है रिलायंस पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। वहां कंपनी ने कहा कि वो ना तो किसानों से सीधे खरीदारी करती है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिजनेस में है। तो क्या कहा है रिलायंस ने अपनी पिटीशन में, ये पूछा मैंने इंडिया टुडे के नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव से। देखिए, बड़ी सीधी बात है कि जिस तरह से किसानों के प्रोटेस्ट के दौरान एक आवाज उठी कि रिलायंस को लेकर के नाराजगी थी किसानों और जो प्रदर्शन करता थे, और उसमें ये भी बात उठी कि किस तरह से रिलायंस का बहिष्कार होगा। और उसके बाद हुआ कि रिलायंस टेलीकॉम के टावर्स पे लगातार शरारती तत्वों ने हमले किए और उसको लेकर के रिलायंस को लेकर के रिलायंस में काफी चिंता है और जो पूरा टेलीकॉम सेक्टर है उसमें चिंता है, क्योंकि जो टावर्स जिनको नुकसान पहुंचाया गया उसमें सिर्फ रिलायंस का प्रेजेंस नहीं था सिग्नलिंग का, उसमें दूसरी कंपनियों का भी था। रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने जो याचिका दायर की है उसमें वो पंजाब सरकार का इंटरवेंशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पंजाब सरकार हरकत में आए और जो लोग जियो की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों में उसको रोका जाए। रिलायंस ने कहा है कि उनका 3 जो कानून आए हैं उसमें उनका लेना देना नहीं है और पंजाब सरकार को तुरंत एक्शन लेकर के कोर्ट से अपील की है कि वो ताकीद करें पंजाब सरकार को कि वो बीच में आए और इन हमलों को रोके। ये पिटीशन तो है ही राहुल जी, लेकिन साथ साथ इसमें क्लैरिफिकेशन भी साफ पढ़ा जा सकता है जो इस पिटीशन के साथ छिपा हुआ नजर आ रहा है। इस क्लैरिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट या कोई भी बिजनेस देश में आम जनता और आम आवाम के समर्थन
और पब्लिक परसेप्शन के बिना उसके लिए एग्जिस्ट करना या आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। और रिलायंस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसका बिजनेस इंटरेस्ट सिर्फ टेलीकॉम ही नहीं, बाकी कई क्षेत्रों में उसका दखल है। और इसको देखते हुए जो एक पब्लिक में परसेप्शन का डर है कि वो रिलायंस को लेकर के खराब हो सकता है, उसको देखते हुए रिलायंस ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट में जो आज जारी किया, उसमें एक तरह के एक रीच आउट है पब्लिक में और किसानों को कि वो इस मामले से कितना जुड़ा है या कितना नहीं जुड़ा है। और इसको देखते हुए रिलायंस की स्टेटमेंट अगर देखी जाए तो उसमें कहा जा रहा है कि वो ये बात साफ तौर पे स्टेट करना चाहते हैं कि अगर एक परसेप्शन बना है कि रिलायंस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएगा और रिलायंस जैसे बड़े उद्योगों के कृषि के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आने के बाद किसानों की जमीन खतरे में आ जाएगी और वो जमीन उनकी हो जाएगी और किसानों से छिन जाएगी, इसको देखते हुए रिलायंस ने अपनी तरफ से कहा है कि वो अभी तक किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनका कोई दखल नहीं है और किसी भी तरह से अभी कोई उनका प्लान भी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आए। उनका ये भी कहना है इसमें कि किसी भी तरह से 3 फार्म कृषि कानून जो आए हैं उस और डिबेट में और चर्चा में इस समय देश भर में है, उसमें उनका कोई दखल नहीं है, उनका कोई से नहीं थी और उससे उनको कोई फायदा नहीं पहुंचता है। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ किसान नेता ये कह रहे हैं कि इससे रिलायंस को फायदा होने वाला है, तो रिलायंस ने अपनी तरफ से अपना पक्ष रखा है कि ये जो बातें कही जा रही हैं कुछ लोगों द्वारा जान की जा रही हैं जिससे उनकी रेपुटेशन या साख जो बाजार में है वो खराब की जा सके। अच्छा, जो एंटी रिलायंस परसेप्शन है इस आंदोलन का हिस्सा हो गया है अब तो ये अब कहाँ स्टैंड करता है, खासकर पंजाब हरियाणा में जहां घटनाएं सामने आई हैं? देखिए, एंटी रिलायंस परसेप्शन जो है वो अब काफी खतरे के लेवल, निशान खतरे के मार्ग से ऊपर चला गया है, क्योंकि अगर आप देखा जाए कि रिपोर्ट्स जो बता रही हैं कि करीब 1500 रिलायंस की जियो की टावर्स जो हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया है पंजाब जैसे इलाकों में, और इसीलिए उन्होंने याचिका की है। दिसंबर 25 तक अगर मोबाइल टावर की संख्या देखी जाए तो ये 700 थी और उसके 3 दिन बाद में ही 1504 पहुंच गई थी और रिलायंस की करीब 9000 टावर हैं पंजाब राज्य में ही। तो काफी उनका इन्वेस्टमेंट है और उनका नेटवर्क काफी बड़ा है और खतरे को देखते हुए उन्होंने अपील की है। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि एक पब्लिक में परसेप्शन को क्लियर करने की कि एक पहला कि 3 कृषि कानून से उनका कोई लेना देना ही है, कोई उन्हें मुनाफा नहीं है। दूसरा, वो किसानों के फेवर में है। देखिए, उन्होंने एक बात इस स्टेटमेंट में अहम कही है कि जिन लोगों से रिलायंस खरीदारी करता है और जो किसान से खरीदारी करते हैं वो उनको कहेगा, अपील करेगा कि वो किसानों को एमएसपी दें। ये एक बहुत अहम भाग है रिलायंस की स्टेटमेंट का कि वो एक तरह से पब्लिक परसेप्शन को क्लियर करना चाहती है और किसानों को आश्वासन देना चाहती है जो उनका विरोध कर रहे हैं कि रिलायंस ना तो किसान विरोधी है ना ही जन विरोधी। आज तक रेडियो, aajtak.in/radio, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। लव जिहाद पर एक कानून आया था और अब शिवराज सरकार पत्थरबाजी पर एक कानून ला रही है। पत्थरबाजी को संगीन अपराध मानते हुए एक कड़े कानून की बात उठी है। शिवराज सिंह चौहान ने इसे माना है, संकेत दिए हैं और ये कहा कि पत्थरबाजी करने वाले समाज के दुश्मन हैं। पत्थरबाजी कोई साधारण अपराध नहीं है, इसमें लोगों की जान भी जा सकती है। तो अभी तो मामूली सी कार्रवाई होती थी, पर अब कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। शिवराज सिंह का यह बयान आया है और ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, मंदसौर में पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन इस कानून को किस तरह देखा जा रहा है और क्या होगा इस कानून में, मैंने बात की भोपाल से आज तक रेडियो रिपोर्टर रवीश पाल सिंह से। देखिए, अभी तो बेहद जल्दबाजी होगा ये कहना कि इस कानून में क्या कुछ होगा, क्योंकि अभी सिर्फ एक बयान आया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीते 10 दिनों के दौरान 3 अलग अलग घटनाएं हुई हैं पत्थरबाजी की, और खासतौर से एक खास इलाका जो है जो कि गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, मालवा का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, जो मालवा संभाग पड़ता है पूरा, वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है।
और यहीं पे इस तरह की घटनाएं होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चिंतित कर रही है, क्योंकि उज्जैन हो, इंदौर हो, मंदसौर हो, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा प्रभाव है। और इसलिए चुनाव में भले ही कितनी भी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी हो, इन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं। और इन्हीं जगहों पर 25 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर के बीच में अलग अलग जगहों पर पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। तो इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो इन दिनों अपने आप को कहते हैं कि मामा फुल फॉर्म में हैं आजकल, और उनका ये जो चौथा कार्यकाल है, ये उनके बीते 3 कार्यकाल से बिल्कुल अलग दिख रहा है। खासतौर से प्रशासनिक अफसरों की कसावट की बात करें या फिर माफियाओं के खिलाफ एक्शन की जब बात होती है। हाल ही में लव जिहाद के खिलाफ कानून आया और उसके बाद गौ कैबिनेट को लेकर के भी सरकार ने आगे कदम बढ़ाया। तो इन तमाम चीजों से एक तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी जो पुरानी छवि है मामा की, उससे हट करके अब जो लगातार मुख्यमंत्री बार बार अपने आप को कहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, ये उस छवि पे आने की एक कोशिश है। और इसलिए ये जो पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, तो अब संदेश ऐसे तत्वों के खिलाफ मुख्यमंत्री देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और इसीलिए पत्रकारों से जब वो मुखातिब हो रहे थे कैबिनेट विस्तार के बाद, तो उन्होंने ये बात कही है कि जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, इसे अब गंभीरता से लिया जाएगा और मध्य प्रदेश में पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जल्द कानून बनाया जाएगा, जिसमें न केवल पत्थरबाजी बल्कि तोड़फोड़ यदि कोई करता है, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की मंशा से आगजनी करता है, तोड़फोड़ करता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और हो सके तो आगे चल करके उसकी संपत्ति को रास्ता भी किया जाएगा। रवीश, स्टोन पेल्टिंग को लेकर तो पहले से कानून है और मध्य प्रदेश में जो पत्थरबाजी हुई उसमें कई लोगों को एनएसए लगाकर गिरफ्तार किया भी गया, फिर ये अलग से कानून क्यों? बिल्कुल, आपको बताएं कि रासुका के तहत गिरफ्तारियां भी हुई हैं और बाकायदा उन्हें जेल भी भेजा गया है। पत्थरबाजी को लेकर कांग्रेस का भी यही कहना है कि ये पहले से ही जो है इसमें कानून है और कानून के प्रावधानों के तहत ही लोगों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भी भेजा गया है। लेकिन सरकार की मंशा ये है कि पत्थरबाजी को एक तरीके से डिफाइन किया गया है। अब जो नए कानून की बात की जा रही है, क्योंकि जो विधि विभाग के अफसर हैं जो हमारे सूत्र, जब हमने उनसे बात की इसी सवाल को लेकर के, तो उनका भी ये कहना था कि पत्थरबाजी को अब खास तौर से टारगेट करते हुए ये कानून बनाया जाएगा। और न केवल पत्थरबाजी बल्कि जिस तरह से यूपी में देखा जा रहा है कि यूपी में भी ऐसी घटनाओं के बाद जो आरोपी थे उनकी संपत्तियों को जब्त कर राजसात कर फिर उनकी नीलामी का नुकसान की भरपाई की गई थी, कमोबेश उसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार भी आगे बढ़ सकती है। जैसे हमने देखा था कि लव जिहाद के मामले में हुआ था, यूपी में भी लव जिहाद कानून पास हुआ और उसके बाद मध्य प्रदेश में इस अध्यादेश को लागू किया गया। कमोबेश अब पत्थरबाजी को लेकर के भी वही रुख अख्तियार करते हुए दिख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जैसा हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा है बीते कुछ सालों में। अच्छा रवीश, यूपी में भी एंटी सीए प्रोटेस्ट हुए थे, हमने देखा कि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने वालों के खिलाफ कानून लाया गया। उसमें क्या था, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये कानून भी जो है लगभग उसी तर्ज पर होगा, ऐसा माना जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर आपने देखा हो तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा था कि जो घटनाएं हुई थी उसके बाद 2 दिनों के बाद प्रशासन ने वीडियो फुटेज के आधार पर ऐसे आरोपियों की पहचान की थी जो कि साफ तौर पर पत्थरबाजी करते हुए देखे जा सकते थे और उसके आधार पर ही प्रशासन ने उनकी संपत्तियों को जब्त किया था और फिर उसकी नीलामी की कार्रवाई पूरी की गई थी। इसके सरकारी, क्योंकि खासतौर से जब हम देखते हैं तो इस तरीके की घटनाओं में सार्वजनिक संपत्ति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और अमूमन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होता था। इससे पहले अगर आप देखें तो भीड़ की क्योंकि कोई शक्ल होती रही और इसलिए ऐसे मामलों में ज्यादातर कोशिश ये होती थी प्रशासन की कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला तो दर्ज हो जाता था। लेकिन अब जैसी ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, अब प्रशासन के पास, पुलिस के पास, सरकारों के पास सबूत आते हैं और उन्हीं वीडियो फुटेजेस के आधार पर पहचान करते हुए लखनऊ में हमने देखा, उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हमने देखा कि वीडियो फुटेज के आधार पर ही पुलिस ने ऐसे लोगों को पहचाना और उनकी संपत्ति को जब्त किया था। तो वही स्थिति अब आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी मुख्यमंत्री ने सिर्फ इसके संकेत दिए हैं। कब इस पर कार्रवाई होती है, कब इस पर कानून बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, ये देखने वाली बात ये होगी। जब से बंगाल चुनाव सुर्खियों में है, शुभेंदु अधिकारी लगातार चर्चा में हैं। पहले टीएमसी से नाराजगी और अब उस पर हमला, दोनों ही खबर हैं। आज तक से खास बातचीत करते हुए शुभेंदु ने ममता बनर्जी के साथ साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर सभी पर कमेंट किए। टीएमसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बता रहे थे। और क्या क्या बोले शुभेंदु, सुनिए हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल के साथ उनकी बातचीत के दिलचस्प हिस्से। क्या हुआ शुभेंदु दा जो आपका मोह भंग हो गया टीएमसी से और बीजेपी में आ गए, ऐसा क्या हुआ? देखिए, टीएमसी अब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। इसलिए हम लोग जो
स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिकल वर्कर के नाते काम कर रहा हूँ। लंबे टाइम से पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा इस पार्टी जब कंपनी में कन्वर्ट हो गया, इसलिए पार्टी में छोड़ दिया एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते। दिक्कत किससे थी, ममता बनर्जी से या अभिषेक बनर्जी से? ये दोनों तो मिला भगत है। अभिषेक बनर्जी उसकी नेफ्यू को उन्होंने पॉलिटिक्स में लाया। कब लाया? 2011 में पार्टी जब संघर्ष करते हुए नंदीग्राम नेता ये सब होने का बाद, जब कांग्रेस का साथ अलायंस करके, जिस कांग्रेस को टूटा था उसका साथ अलायंस करके, उसका सपोर्ट लेके, और नंदीग्राम नेता से लेकर बहुत मूवमेंट हुआ। उसमें उसका भतीजा का कोई रोल नहीं था। जब 2011 में पार्टी ने पावर में आ गया, तब उन्होंने अपनी भतीजा को 21 जुलाई 2011 पॉलिटिक्स में एंट्री कर दिया। एंट्री करने के बाद संरक्षण आज जो हो रहा है पार्टी का अंदर, मैं नहीं, हजारों संख्या में कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहा है। देखिए, कल 14 काउंसिलर, 5000 वर्कर पार्टी छोड़ी एक असेंबली सेगमेंट में। आज दोनों असेंबली सेगमेंट में 1200 पार्टी वर्कर, इलेक्टेड जिला परिषद मेंबर, पार्टी का पंचायत, सब पार्टी छोड़ के भाजपा का दामन ले लिया। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है, पार्टी अपनी जो लाइन था, मामाटी मानुस का नारा था, उसके खिलाफ काम कर रहा है। भतीजा बात चल रहा है। एक एजेंसी को लाकर पार्टी का दिग्गज नेता, एक्सपीरियंस लीडर, कई सालों से, कई डिकेड से जो जमीन से जुड़ा हुआ लीडर है, विधायक है, सांसद है, पार्षद है, पंचायत है, पार्टी का रैंक एंड फाइल है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स, किसान मोर्चा, सब महिला मोर्चा, सब करके आज पार्टी का दिग्गज लीडर बन गया। उसके ऊपर भी हस्तक्षेप कर रहा है, सबको कर्मचारी, एम्प्लॉय बना दिया। इसलिए जिसका अंदर थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये टीएमसी नहीं करेगा। प्रशांत किशोर से भी दिक्कत रही है, क्या दिक्कतें रही हैं? ये पर्सनली कुछ नहीं है उसको। तो देखिए, जब लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से 30% 40% बूथ कैप्चर कर लिया, पोलराइजेशन का वोट किया, कैसे किया तो आपको मालूम है। अमित शाह जी ने जो बात किया था, आधे से ज्यादा सीट मिलेगा, आधे से ज्यादा सीट ही मिल रहा था। एक आरंभक शेड्यूल कास्ट एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ मशीनों को बंद करके गिनती में धांधली करके जीता। ऐसा मिला का 18 सीट बीजेपी मिल गया। 18 सीट मिलने के बाद जो अपनी बलबूत के ऊपर पार्टी को आगे लिया, जिन्होंने पार्टी का सुप्रीमो ममता बनर्जी ने खुद हर चुनाव में पब्लिक को आश्वासन दिया, जो मैं 42 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट हूं, मैं 294 असेंबली का प्रत्याशी हूं, उन्होंने अपनी ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर दिया। और अपनी भतीजा का इशारा से उसकी भतीजा का प्रपोजल में इसको लाया, और उन्होंने शैडो पहले उसका एक टीम को आगे रखा, पीछे भतीजा का जो प्लानिंग है, उसका जो आदमी को जहां बैठाना है, उसको आईपैक को सामने रखते हुए, एजेंसी को, ठेकेदार को, एजेंसी को सामने रखते हुए वो काम कर रहा है। तो आज के दिन भर का सिलसिला यहीं थामते हैं। कल फिर आएंगे दिन भर का लेखा जोखा लेकर। तब तक के लिए दिन भर के प्रोड्यूसर प्रतीक वाघमारे और साउंड मिक्सिंग कर रहे हमारे साथी कपिल देव सिंह को इजाजत दीजिए। मुझे भी अनुमति दीजिए। मेरा नाम है नितिन ठाकुर, और हाँ, दिन भर नाम का ये पॉडकास्ट खत्म हुआ है। आज तक रेडियो पर बहुत सारे पॉडकास्ट हैं,
तो सुनते रहिए